छायावाद के प्रवृत्तिगत तत्वों पर विचार करेंगे। छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में पहले कुछ बिंदुओं की चर्चा की गई थी। उन्हीं में से आज मुख्य रूप से दो बिंदुओं की चर्चा की जाएगी। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वाधीन चेतना। यानी अगर माना जाए तो छायावादी कविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है स्वाधीन चेतना। इस संदर्भ में ये बात ध्यान देने की है कि छायावादी कविता की धारा 1918 के आसपास शुरू होती है और छायावादी कविता की धारा की शुरुआत 1918 से होने का तात्पर्य है कि वह युग स्वतंत्रता आंदोलन का युग था। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और स्वतंत्रता आंदोलन दो रूपों में विभक्त हो चुकी थी, एक नरम दल के और दूसरा गरम दल के रूप में। इन दोनों धाराओं की स्थिति पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी और इसका प्रभाव किसी भी काव्य धारा पर पड़ना स्वाभाविक था। इसी के अनुरूप छायावादी कविता में भी स्वाधीन चेतना की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि छायावादी काव्य धारा में स्वाधीनता एक मूल्य के रूप में है और वह स्वाधीनता केवल राजनीतिक स्वाधीनता नहीं है, बल्कि वह एक स्वाधीन चेतना के रूप में अभिव्यक्त हुई है। छायावादी कविता में स्वाधीनता अनेक आयामों में व्यक्त हुई है। एक अर्थ में स्वाधीन चेतना का तात्पर्य है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, इन सभी अर्थों में स्वाधीनता का अर्थ लगाया जा सकता है। छायावादी कविता में राजनीतिक स्वाधीनता का तात्पर्य है अंग्रेजों के पराधीनता से मुक्ति। यानी राजनीतिक स्तर पर भारत अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेज निरंतर अत्याचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति ये मूल लक्ष्य था राजनीतिक चेतना के अर्थ में। यानी राजनीतिक स्वाधीनता का तात्पर्य था अंग्रेजों की दासता से मुक्ति, भारत की पराधीनता से मुक्ति। एक दूसरे अर्थ में स्वाधीनता सामाजिक स्वाधीनता भी थी। यहां सामाजिक स्वाधीनता का तात्पर्य था सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति। यहां ध्यान देने की बात है कि रूढ़ियां वे होती थी जो व्यक्ति के विकास, सामाजिक विकास या सर्वांगीण विकास में बाधक होती थी। परंपराएं जीवित रहती है, लेकिन रूढ़ियां विकास में बाधक तत्व के रूप में उपस्थित होती है। इस अर्थ में छायावादी कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों से स्वाधीनता की बात अपनी कविताओं में प्रकट की है। एक अन्य अर्थ में देखें तो छायावादी कविताओं में आर्थिक स्वाधीनता का भी भाव मिलता है। अर्थात एक तरह से भारत जब अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था तो ऐसी स्थिति में भारत की आर्थिक स्वाधीनता खतरे में पड़ गई थी। भारत एक स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे अपने ऊपर निर्भर बना रखा था। अंग्रेज कच्चा माल ले जाते थे और फिर अपने फैक्ट्रियों में निर्मित करके उसे महंगे दामों पर भारतीयों द्वारा खरीदने को विवश करते थे। ऐसी स्थिति में भारत में एक आर्थिक गुलामी का दौर भी समानांतर रूप से चल रहा था। ऐसी स्थिति में छायावादी कवियों ने जीवन की विषमता या जीवन में जो भेदभाव आर्थिक रूप पर आया था उसको भी दूर करने का एक स्वप्न देखा या उसकी भी अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में की। छायावादी कविताओं में सांस्कृतिक स्वाधीनता की भी बात दिखाई पड़ती है। सांस्कृतिक स्वाधीनता का मतलब है जिसमें अंग्रेज भारतीयों के सांस्कृतिक परंपरा को हाशिए पर डाल रहे थे। अंग्रेज अपनी सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान बढ़ा चढ़ाकर कर रहे थे और भारतीयों के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति एक हीनता की भावना
पैदा की जा रही थी। अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति को सर्वोच्च मानने लगे थे और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को निकृष्ट मानने लगे थे। ऐसी स्थिति में हमें अपने सांस्कृतिक पराधीनता का बोध होने लगा था। ऐसा लगता था कि भारतीय परंपरा या भारतीयों की जो सांस्कृतिक परंपरा है वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि अंग्रेजों की स्वाधीनता या अंग्रेजों की जो सांस्कृतिक परंपरा है वह दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में छायावाद के कवियों ने भी अपने सांस्कृतिक अतीत के गौरव गान को प्रस्तुत किया। इसलिए छायावादी कवियों ने सांस्कृतिक गौरव को स्पष्ट रूप से और जोरदार तरीके से, प्रभावी तरीके से अपनी कविताओं में व्यक्त किया। इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात छायावादी कवियों में आती है। छायावादी कवियों ने विश्व मानव या मनुष्यता के एक व्यापक रूप को प्रस्तुत किया अपनी कविताओं में। यह धार्मिक कट्टरता से नहीं बल्कि एक धार्मिक स्वतंत्रता की भावना थी जिसमें मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य ही यदि मनुष्यता का वर्णन करता है तो वह सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है। इसे भी छायावादी कवियों ने स्पष्ट किया था और वह धीरे धीरे कर हम देखते हैं कि छायावादी कविता में मानववाद के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसमें मानव को श्रेष्ठ के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार छायावादी कवियों ने अन्याय से विरुद्ध भी एक दुनिया का स्वप्न रखा था। तो एक तरह से वो अन्याय से मुक्ति क्या भी या अन्याय से मुक्त होकर न्यायपरक जीवन मूल्यों में जीवन यापन करने का स्वप्न देखते हैं। यह स्वाधीन चेतना नारी और प्रकृति के प्रति उदारता के रूप में भी देखी जा सकती थी कि नारी के जो रूप है वो अनेक रूपों में छायावादी कविता में दिखाई देती है। नारी हिंदी कविता में पहले माता देवी के रूप में अधिकांश या प्रेयसी के रूप में दिखाई पड़ती है, लेकिन छायावादी कविता ने नारी को और अनेक रूपों में व्याख्यायित किया। उसे पुत्री के रूप में भी व्याख्यायित किया, उसे मित्र के रूप में या सहचरी के रूप में भी व्याख्यायित किया। यही कारण है कि निराला आगे चलकर सरोज स्मृति कविता लिखते हैं जो उनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखा। इसी प्रकार पंत भी स्पष्ट रूप से कहते हैं बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, यानी सहचर रूप में, यानी स्त्री भी एक मित्र हो सकती है, इस रूप की भी बात करते हैं। इस तरह से नारी के प्रति बंधे बंधाए जो ढांचे थे उससे भी मुक्ति की बात छायावादी कविता करती है। इस अर्थ में देखा जाए तो छायावादी कविता में अनेक स्वाधीनता की बात स्पष्ट दिखाई देती है और देखा जाए तो वह जागरण और शक्ति का संचार करती कविता है। पूरी स्वाधीन चेतना के व्यक्ति मनुष्य जाति की परिस्थितियों में एक नए प्रकार के जागरण का स्वप्न रचती है या जागरण को प्रस्तुत करती है। छायावादी कविता वह शक्ति का संचार करती है, मनुष्यों के बीच एक शक्ति का संचार करती है। इसलिए छायावादी कविता को शक्ति काव्य के रूप में भी माना जा सकता है। विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद में पुनरुत्थान की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। जो अतीत के गौरवमय पृष्ठ थे, अतीत की जो हमारी उज्जवल परंपरा थी, उनकी प्रस्तुति प्रसाद के कविताओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। चाहे वो पेशोला की प्रतिध्वनि हो जिसमें महाराणा प्रताप के स्वर गूंजते हैं देशभक्ति के, या फिर शेर सिंह का शस्त्र समर्पण हो जिसमें वह शस्त्र समर्पण करते हुए भी एक कामना रखता है मुक्ति का, दास्ता से मुक्ति का। और प्रसाद के नाटकों में भी, विशेषकर चंद्रगुप्त आदि नाटकों में जो गीत रचे गए हैं वे भी जागरण के गीत हैं, चाहे वो अरुण मधुमय या देश हमारा हो या हिमाद्री तुंग श्रृंग से जैसे गीत हो। इसी तरह निराला भी जागरण के लिए स्पष्ट रूप से कहते हैं जागो फिर एक बार जैसी जो रचनाएं हैं वो जागरण का आह्वान करती है। छत्रपति शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा
जैसी कविताएं भी मनुष्य के अंदर एक शक्ति का संचार करती हैं, जागरण के स्वर को व्याख्यायित करती हैं। इसी तरह पंत भी एक विराट रूप में हर एक प्रकार के बंधनों से मुक्ति की बात करते हैं और वो कहते हैं खुल गए छंद के बंध। फिर महादेवी को देखें तो महादेवी भी जाग तुझको दूर जाना जैसी कविताएं की रचना देखकर एक तरह से मनुष्य के अंदर नई स्फूर्ति और जागरण का संचार करती है। ये सारी परिस्थितियां वस्तुतः गांधी युग के समय के हलचल को प्रस्तुत करती है। छायावादी कविता में या समग्र छायावादी साहित्य में हम देखें तो गांधी के स्वर कई रूपों में देखे जा सकते हैं, चाहे वो गांधी की अहिंसा हो या विराट मनुष्यता की कल्पना हो या स्वाधीनता का भाव हो, अहिंसात्मक रूप हो या स्वतंत्रता की कामना हो। ये सब कई अर्थों में छायावाद की कविताओं में दिखाई पड़ती है और उसकी मूल चिंता मनुष्यता की है, बेहतर से बेहतर मनुष्य निर्माण की है। छायावाद की जो मनुष्यता है वो राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मनुष्यता है। वो सबको अपने में समाहित करती है, वह संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। लेकिन छायावाद में ये सारी स्वाधीन चेतना स्पष्ट रूप से और प्रखर रूप में या प्रत्यक्ष रूप में कई जगहों पर दिखाई नहीं पड़ती। इसका मूल कारण यह है कि छायावादी कविता में परिस्थितियों की अभिव्यक्ति छाया रूप में हुई है, इसलिए उसकी चित्रात्मक भाषा या उसके सौंदर्य को समझकर, उसके प्रतीक को समझकर ही उसके अभिव्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसलिए इस रूप में मानना पड़ेगा कि छायावादी कविता की मूल विशेषता स्वाधीन चेतना है, लेकिन वह स्वाधीन चेतना की अभिव्यक्ति जो हुई है वो छाया रूप में हुई है, वो प्रतीकात्मक रूप में है और उसे व्यंजनात्मक रूप में है, लक्षणात्मक रूप में है, उसे समझने की आवश्यकता है। दूसरे बिंदु की यदि हम बात करें तो छायावाद की एक दूसरी विशेषता है कल्पना। विशेष रूप से छायावाद में सबसे ज्यादा कल्पना का प्रयोग दिखाई देता है। वह कल्पना जिज्ञासा के रूप में जन्म लेती है, यानी जिज्ञासा, कुतूहल और उससे आगे बढ़कर सत्यान्वेषी दृष्टि, सत्य को खोजने की दृष्टि छायावादी कविता में आती है और यही उनको कविता को व्यापक बनाती है। इसीलिए एक नजर डालने पर सीधे सीधे छायावादी कविता में कल्पना की अतिशयता या स्वप्नशीलता दिखाई पड़ती है। खुद निराला अपनी कविता में मानते हैं कि कविता जो है वो कल्पना के कानन की रानी है। इस प्रकार पंत भी पल्लव की कविताओं में पल्लव को वो कहते हैं कल्पना के विह्वल बाल। इस रूप में अगर हम देखें तो कल्पना को कितना महत्व मिलता है। प्रसाद भी कहते हैं हे कल्पना तुम सुखदान, तुम मनुष्य जीवन प्राण। इस रूप में देखा जाए तो प्रसाद भी कल्पना को काफी महत्व देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति, सौंदर्य, स्वदेश, प्रणय, नारी आदि विषयों को लेकर छायावादी कवि कल्पना की अनेक उड़ान उड़ता है। यह एक तरह से स्वाधीन चेतना ही है, उसके मानस कल्पना उड़ान की स्वाधीनता है, जो वो बंधे बंधाए बंधनों से भी आगे बढ़कर जाना चाहता है। इसका मूल कारण यह है कि जो कवि स्वप्न देखता है, इसका कारण यह था कि वर्तमान में दुख था। हमें ध्यान रखना होगा कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। अंग्रेज काफी कठोरता से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दमन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भारतीयों के मन में एक डर भी था, लेकिन उस डर के कारण उनका स्वप्न मरता नहीं है, बल्कि वो स्वाधीनता की कल्पना को लेकर, स्वराज की कल्पना लेकर और ज्यादा उड़ान उड़ता है। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता में जो कल्पना है वह एक तरह से सुखद भविष्य का स्वप्न लोक है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो छायावादी कवियों ने दुखद वर्तमान में मनोहर स्वप्न लोक का निर्माण किया है। यानी कवि अपने वर्तमान से असंतुष्ट है,
इसलिए वो स्वप्न रचता है नए लोक के निर्माण का, और इसमें उसकी भागीदारी उस कल्पना की होती है। यही कारण है कि कवि कहता है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यानी अपने अतीत की पीड़ा और वर्तमान की पीड़ा को महसूस कर कर वो एक तरह से नए स्वप्न लोक में जाना चाहता है, या बेहतर समाज या बेहतर मनुष्य लोक के स्वप्न रचता है। इस प्रकार छायावादी कविता वर्तमान की पीड़ा के समानांतर एक काल्पनिक लोक का निर्माण करती है, स्वप्न लोक का निर्माण करती है, जिसमें मनुष्यता बेहतर रूप से संरक्षित रह सके। इस प्रकार छायावादी कविता में की प्रवृत्तियों में दो बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता की भावना, जो कवि के मानस को हर स्तर पर स्वाधीन करता है, हर बंधनों को तोड़ने को मजबूर करता है, और यही कारण है कि कवि कल्पना में भी हर दृष्टि से या हर बंधनों से आगे बढ़कर बेहतर भविष्य का स्वप्न रचता है। लेकिन यह कल्पना कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वर्तमान की कठोरता से उपजी हुई सुखद भविष्य की कल्पना है। यानी कल्पना का यह सर्जनात्मक रूप है, जिसमें वर्तमान को पीड़ा को दूर करके एक सुखद भविष्य के निर्माण पर लोक बसाने की कामना की गई है। तो ये दो बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा में हम अन्य दो बिंदुओं पर बात करेंगे।